हाँ, आवाज आ रही सबको? यस सर। दिख रहा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके लिए जो बुक्स लगेंगी आपको वो नोट कर लीजिए। एक तो लगेगी आपको कोड की बुक, सेकंड लगेगी आपको नवाते की बुक। क्लियर है? ये दो बुक्स जो हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं जहां से आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ सकती है अगर आप गेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ बुक हैं, जैसे एक है CTET और कुछ इंडियन राइटर की बुक्स आती हैं, फॉर एग्जाम्पल AK दुबे और टेक्निकल पब्लिकेशन की बुक्स जो इंडियन राइटर्स की बुक है। ये इंडियन राइटर्स की बुक जो है वो आपको इजी वे में समझाने मिल सकता है। क्लियर है? तो ये आपकी टेक्स्ट बुक है और ये आपके रेफरेंस बुक्स हैं जिससे आपको पढ़ना है। ठीक है, इनमें कुछ की सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। So what do you mean by data and what do you mean by information and what we stored in our database management system? So first one is data. So data is meaningful raw facts. Clear? तो जहां भी हम डेटा की बात करते हैं that means raw facts और फिगर्स की बात करते हैं। क्लियर है? मतलब कुछ भी आप स्टोर कर रहे हैं दैट इज एन डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल राम, कोड, सैमसंग, दीज आर ऑल डेटा। क्लियर? एंड व्हेन वी प्रोसेस दिस डेटा इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। क्लियर? व्हेन वी प्रोसेस दिस राम, कोड और सैमसंग this becomes information. Clear? So for example, Ram is a student. तो हमने क्या कर दिया कि इस राम का हमने एक कैटेगराइज बता दिया, इसको प्रोसेस किया कि वो राम क्या है, वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कोड इज एन ऑथर ऑफ DBMS book. Clear? So this is again an information. For example, Samsung is an
मोबाइल कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ठीक है, अगर मैं इनको प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स दीज आर रॉ फैक्ट्स, सो दीज आर डेटा, और जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूं तो ये क्या हो जा रही है, इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो अब डेटाबेस में हम क्या स्टोर करते हैं, डेटाबेस में हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ टेबल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट। ठीक है, इस स्टूडेंट में मैंने क्या किया, पहला मैंने रखा है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, दूसरा मैंने रखा है नेम। क्लियर है? तो अब ये क्या हो गई, ये दो बोथ आर दी कॉलम नेम्स। ठीक है, व्हाट आर दीज आर नथिंग बट योर कॉलम नेम्स, or you can say the attributes. Clear? And when you insert some data, 1 2 3, for example Ram, Shyam, Mohan, so this becomes information. कैसे information portray हो रही है कि Ram is a name of an student, Shyam is again the name of the student, Mohan is again the name of the student. Similarly, 1 is the roll number of Ram, 2 is the roll number of Shyam, 3 is roll number of Mohan. हमने क्या किया, ये जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे इनको हमने क्या किया, प्रोसेस किया इन फॉर्म ऑफ टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जब डेटाबेस में स्टोर करते हैं, हम क्या स्टोर करते हैं, वी स्टोर इंफॉर्मेशन। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा इज मीनिंगफुल, known raw facts can be processed and stored as information. तो डेटाबेस में हम जो स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन, हम डेटा स्टोर नहीं करते। ठीक है, जब आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं कहीं से डेटा सेट। ठीक है, आप जब डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा सेट। अब उस डेटा सेट में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट डेटा। ठीक है, अब इस डेटा के बाद में एक आपको मेटा डेटा मिलता है कि ये डेटा क्या है। ठीक है, तब ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम उसको टर्म कर सकते हैं। अगर उसका मेटा डेटा नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब उस डेटा के बारे में कोई डेटा नहीं मिल रहा है कि व्हाट आर दिस 1 2 3, तो दीज आर नथिंग बट रॉ फैक्ट्स, कुछ भी नहीं है इसमें, हम इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, हम इससे कुछ मशीन एल्गोरिथम से कुछ मीनिंगफुल पैटर्न्स या कुछ भी हम इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक हमें इसका कुछ इंफॉर्मेशन ना मिल पाए कि ये डेटा क्या है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ो। यस सर। Yes. चलिए, नेक्स्ट हम आ जाता है डेटाबेस। ठीक है, so what does database do? Database is a collection of interrelated and organized data. ठीक है, it is a collection of interrelated and organized data. For example, student database, book database, library database. क्लियर है? अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट डेटाबेस। ठीक है, तो स्टूडेंट डेटाबेस कंटेन्स some tables. For example, this is student info table where you can store two attributes. First one is URN, second one is name of the student. Suppose 1 2 3 4 A B C D. Here second one is student address. Again we store two attributes, first one is URN, second one is address of that student. Again 1 2 3, here we store Raipur, Durg, or you can say Ranjangaon. So these two data or two tables are interrelated to each other.
Clear? These two tables are interrelated to each other. How it interrelated? So this is my primary key and this is my foreign key. So this foreign key refers to this primary key. अब मैं इनमें जब इंटरलेशन निकालूंगा तो मैं निकालूंगा कि रोल नंबर 1 जिसका नाम A है वो कहाँ रहता है? वो रहता है दुर्ग। क्लियर? मैं कैसे पता करूंगा? मैं इस 1 को इस 1 के साथ क्या करूंगा? मैच करूंगा। मैच करके मैं क्या करूंगा? 1A और दुर्ग एक इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूं। क्लियर? सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड, इंटररिलेशन मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी की ऑब्लिक फॉरेन की रिलेशनशिप्स। क्लियर? तो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप से हम क्या कर रहे हैं? दो पर्टिकुलर डेटा को हम क्या कर रहे हैं? इंटर रिलेशन निकाल रहे हैं कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट की एड्रेस इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टोर करके हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर नेम का क्या एड्रेस है। सिमिलरली बी का क्या एड्रेस है, सी का क्या एड्रेस है, डी का क्या एड्रेस है, हम क्या करते हैं? उसको जनरेट करते हैं। So it is a collection of interrelated data as well as organized data. Organized data means these 1, 2, 3, 4 all are university roll numbers. तो हमने क्या किया? इसको टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया है। Similarly A, B, C, D all are names of the students. तो हमने इसको भी क्या किया है? इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। Similarly हमने एड्रेस को भी एक पर्टिकुलर कॉलम में ऑर्गेनाइज किया है। हम इस ग्रुप को यहाँ नहीं लिख सकते, मैं यहाँ भी नहीं लिख सकता है। ठीक है? ये मेरा जो डेटा है वो इसी कॉलम के अंदर ही आएगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो अब ये हो गया आपका डेटाबेस। तो डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई, डेटाबेस भी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? सो इट इज मेड अप ऑफ two words. First one is database, second one is management system. So what is DMS? Database management system is a collection of interrelated and set of interrelated data which is also called database. तो ये पहला पार्ट हो गया database, and a set of programs to access, update and manage those data जो हमने स्टोर किया है उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। ठीक है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। सो कंप्लीट नेम इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा व्हिच इज पार्ट ऑफ डेटाबेस एंड अ सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स which will allow us to access, update and manage those data. ठीक है? So access means, what do you mean by access? That means Sir, read write. हाँ, क्या बोल रहे हैं? Sir, read write. हाँ, access means retrieve. Right नहीं, access means only read. Clear? Second one is update. Update means either you can insert or you can delete or you can update those data which are already stored in the database. So insert means inserting new data or generating new data. Delete means deleting old data, and update means updating old data. And manage. Okay, manage means you can display your data in a convenient form. कई बार आपको डेटा जो आपको मिलता है वो डेटा को आपको किसी और फॉर्म में प्रोसेस करके क्या करना पड़ता है? डिस्प्ले करना पड़ता है। क्लियर? सो ये सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हमारे पास जिसमें हम ये सारे ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। सो इट इज एन सॉफ्टवेयर पैकेज टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। ठीक है? तो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस मींस दो टाइप के डेटाबेस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आने से पहले हम जो डेटा मेंटेन करते थे, हम कहाँ मेंटेन करते थे? हम मैन्युअली मेंटेन कर लेते हैं फाइल्स में। जैसे हम अभी अटेंडेंस लेंगे तो अटेंडेंस फाइल हमारे पास एक मेंटेन है, दैट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस को क्या करता है? मैनेज करता है।
मतलब उसमें आपको क्या करना है, डेटा क्रिएट करना और मेंटेनेंस करना है, तो आपको कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में ही करना पड़ेगा। जो मैनुअल डेटाबेस है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि अगर कुछ स्टोर है तभी आप उसमें कुछ रिकॉर्ड जनरेट या इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सो इट इज एन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग: defining, constructing, maintaining and sharing. Clear? So this is database management system. Now we'll see the example of database management system. So very first database management system is MS Access. So this is Microsoft Access जो आपको MS Office में मिलता है। एक है आपका DBase जो पहले चलता था, FileMaker Pro, Workspace, Oracle। ये Oracle को हमें क्या करना है, लैब में डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज Ingres, Informatics, MySQL। दिस इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स डेटाबेस। ठीक है, जो आपके वेब प्रोजेक्ट्स बनते हैं हर जगह आपको MySQL ही मिलता है। नेक्स्ट वन इज MS Excel Server, IBM DB2, PostgreSQL। So these are all the examples of database management system. So in all you have two modules. First one is creation or maintenance database। आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा सेट ऑफ प्रोग्राम्स which will allow to access and manipulate those data। क्लियर है? तो सारे के सारे डेटाबेस में जितने भी डीबीएमएस हैं इन सब में एक तो आपको डेटाबेस मिलेगा जहां पे आप कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, और दूसरा आपको एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलेंगे जहां से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बनाई गई है विच इज नोन एज SQL, स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये SQL जो है ये सारे के सारे डेटाबेस में कॉमन है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे डेटाबेस में ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो अप्लाई होंगे। ठीक है, कुछ हो सकता है पुराने जो हैं जैसे DBS वहां पे कम सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है SQL कि आप सारे के सारे जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उनमें ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर SQL सिंटैक्स को क्या करना है, अप्लाई करके एक्सेस एंड मैनिपुलेट करवाना है अपने डेटा। क्लियर है? और आजकल जो आ गए हैं उसको बोलते हैं NoSQL डेटाबेसेस, जो अभी एडवांस डेटाबेस के अंदर आते हैं। NoSQL डेटाबेस, NoSQL मींस नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और नॉट ओनली SQL। मतलब SQL तो आपका सपोर्ट करेगा ही करेगा, प्लस कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी सपोर्ट करेगी ताकि आपका जो डेटा है वो फास्टर रिट्राइव हो। क्लियर है? तो हमें जो पढ़ना है, हमें जो लैब में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है ओरेकल। ठीक है, एक्चुअली हमें पढ़ना है SQL, और हम उस SQL को ओरेकल के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे लैब में। क्लियर है? तो ये SQL जो हमने ओरेकल के अंदर पढ़ा है, बाकी सब में भी वो सेम ही अप्लाई होता है। कहीं कहीं पर थोड़े से सिंटैक्स या कोई भी फंक्शंस अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन डेटाबेस की फंक्शनैलिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी गोल्स ऑफ डीबीएमएस। तो प्राइमरी गोल्स आर टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो कन्वीनिएंटली आपको एक्सेस मिलना चाहिए और एफिशिएंटली एक्सेस मिलना चाहिए। सेकंड, टू मैनेज लार्ज एंड स्मॉल बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लार्ज बॉडी मतलब बड़ी कंपनी का आपको डेटा मेंटेन करना है, स्मॉल बॉडी मतलब छोटा डेटा आपको मेंटेन करना है।
ठीक है। तो जैसा भी डेटा है उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है। सो इट डिफाइंस स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा डीबीएमएस की फंक्शनैलिटी हुई। सेकंड इज, थर्ड इज, इट शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस आपका जो डेटा है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से भी आपको बचाना है, प्लस अगर आपका कहीं पे फेलियर होता है, ठीक है, तो वहां से भी आपको क्या करना है, उसको रिकवर करना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो है सिस्टम क्रैश अगर हो रहा है तो वहां से आपको मुझे क्या करना है, रिकवर करके देना है, और दूसरा है कि हमें प्रिवेंट करना है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई हैकर उसको हैक करके एक्सेस ना कर पाए। क्लियर? And last one is, if data are to be shared among several users, then system should avoid possible anomalous results. ये चीज क्या क्या चीज हो सकती है, ये क्या चीज हो सकती है? ये चीज ऐसी है कि अगर एक डेटाबेस है हमारे पास और इसके हमने क्या कर दिया है, एक से ज्यादा यूजर को हमने क्या किया है, एक्सेस करने दे दिया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों अगर एट ए टाइम एक ही चीजों को एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो चीज एक्सेस हो रही है, दोनों हो सकता है मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, तो उस पे एनोमली आ सकती है। उस एनोमली को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। सर हाँ सर, ये जो अभी आपने बताया इसको हम रेस कंडीशन बोल सकते हैं क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? बिल्कुल बोल सकते हैं। रेस कंडीशन आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, वही रेस कंडीशन यही है। आपने शायद ओएस में पढ़ा होगा रेस कंडीशन। ओएस में आपने पढ़ा होगा सीमाफोर एंड मॉनिटर, पढ़ा था आपने सिंक्रोनाइजेशन। यस सर। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ा था आपने, ये वही है। ठीक है, कि दो यूजर अगर एट ए टाइम एक ही डेटा को एक्सेस करेंगे तो मेरा कोई एनोमली नहीं आनी चाहिए, उसके लिए प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं डीबीएमएस। वो हम पढ़ेंगे 5th यूनिट में। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which is the drawback of file processing system. ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, पहले बात तो नया टर्म सुन रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, इसको पता है? सर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ही। जैसे सर जैसे हम लोग विंडोज में अपनी फाइल स्टोर करते हैं अलग अलग ड्राइव्स में। देखिए, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी फाइल हो सकती हैं? एक हो सकती है टेक्स्ट फाइल .txt, एक हो सकती है डॉक्यूमेंट फाइल .doc और .docx, एक हो सकती है XLX फॉर्म विच इज एक्सेल में स्टोर हो सकता है ना, एक हो सकती है आपकी डेटा फाइल .dat करके आपने रखा है। तो ये डेटा फाइल, टेक्स्ट फाइल में आप जब आप डेटा स्टोर करते हैं तो आप लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, C and C++, है ना। तो जब C and C++ लैंग्वेजेस जब 1972 और 83 में बनाई गई थी, तब डेटाबेस सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन थी हमारी कम थी, तब तक ये सिस्टम नहीं आया था डीबीएमएस। तो हम डेटा को जनरली स्टोर करते थे फाइल में। ठीक है, एक txt फाइल ले ली या एक डेटा फाइल ले ली, बाइनरी फाइल ले ली, उसमें हमने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सेव किया। ठीक है, तो जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उसके लिए हमें C और C++ के फंक्शंस लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, और जब मुझे एक्सेस करना है डेटा को, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसी C++ या C का जो मैंने जो exe बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उस डेटा को रिट्राइव करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब उस डेटा को मैनिपुलेट और रिट्राइव करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं? फर्स्ट प्रॉब्लम इज डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, डेटा रिडंडेंसी मींस डेटा डुप्लीकेशन।
ठीक है। डेटा रिडंडेंसी मींस डेटा डुप्लीकेशन, मतलब आपने क्या किया है कि आप किसी स्टूडेंट डेटाबेस को आप मेंटेन कर रहे हैं अपने सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, तो अब उसमें हो सकता है कि एक स्टूडेंट का आपने 2 बार एंटर कर दिया, हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीजों को हम बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, मतलब रिडंडेंट डेटा है। अगर मैं 2 बार स्टोर कर दूं, मैंने रोल नंबर 1 को भी मैंने राम दे दिया है, रोल नंबर 2 को भी मैंने राम दे दिया है, और फिर मैं ये पता करने की कोशिश करूं कि राम का रोल नंबर क्या है, मेरे पास तो रिडंडेंट डेटा है, मेरे पास 1 भी है, मेरे पास 2 भी है, क्लियर है। तो 2 बार मुझे मिल रहा है, मतलब रिडंडेंट डेटा है, मैं इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है फाइल ड्रॉइंग सिस्टम का कि हमारा जो डेटा है वो रिडंडेंट स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे रिडंडेंट को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन सिस्टम में उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अपने सी और सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर में, क्लियर है। प्लस अब ये तो एक फाइल की बात की मैंने, हो सकता है कि मेरी अलग अलग फाइल हो और अलग अलग फाइल में फिर से मैं राम स्टोर करूं, ये भी हो सकता है, क्लियर है। तो यही बोल रहा है कि सिंस different programmers create the files and application programs over a long period, the various files are likely to have different formats, ठीक है। फॉर्मेट्स मींस टेक्स्ट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, डेटा फाइल है, and the programs may have written in several programming languages. several programming languages means C हो गया, C++ हो गया, Java हो गया, जिसमें आप फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। Moreover, the same information, ठीक है, same information may be duplicated in several files. हो सकता है आपने यहाँ भी स्टोर कर दिया, आपने यहाँ भी स्टोर कर दिया। So this duplication of data over several files is known as data redundancy. क्लियर है। तो 2 बार अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिडंडेंट डेटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, बीआईटी में एडमिशन लिया आपने, ठीक है। तो आपने जब एडमिशन लिया तो आपने फॉर्म दिया गया था कि आप अपनी पूरी डिटेल्स में भर के दे दीजिए। तो आपने अपना नाम दिया, फादर्स नेम दिया, एड्रेस दिया, 10th 12th परसेंटेज दिए, पीटी या आईट्रिपल लिया, जेआरई का आपने क्या किया, रैंक दिया। तो आपके बहुत सारे कुछ 40-45 फील्ड आपने भरा फॉर्म में, उस फॉर्म को उन्होंने क्या किया, एडमिशन वालों ने क्या किया, एक जगह स्टोर करके रख दिया, ठीक है। अब जब आप पढ़ने आए तो वो सेम इंफॉर्मेशन क्या किया, उन्होंने कॉपी करके सीएस डिपार्टमेंट को दे दी, ठीक है। तो डेटा मेरा क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो डेटा मेरा कहां पर है, एडमिन ब्लॉक में के फाइल में भी है और डिपार्टमेंट की फाइल में भी है, दो जगह स्टोर है मेरा। अब दो जगह स्टोर है, अगर किसी का कोई एड्रेस चेंज हो रहा है या किसी का कोई मार्क्स चेंज हो जा रहा है या कुछ पर्टिकुलर ब्रांच चेंज कर दे रहा है कोई, तो डेटा मुझे दोनों जगह से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात, 2 जगह मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, 2 जगह स्टोर कर दिया, तो दिस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी। डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता। डीबीएमएस में क्या होता है, आपने प्राइमरी की करके कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज प्राइमरी की मैं नहीं रख सकता, क्लियर है। अगर मैं प्राइमरी की नहीं बना रहा हूं तो मेरे पास यूनिक करके भी एक कंस्ट्रेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यूनिक कर दिया मैंने, दैट मींस ऑल द वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, आई कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, क्लियर है। So this is first problem of data redundancy. The second problem is data inconsistency, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी आता है redundancy से, क्योंकि आपकी एक से ज्यादा कॉपी बन चुकी है, ठीक है। आपने एक जगह चेंज किया, दूसरी जगह चेंज नहीं किया, तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट में ब्रांच दिखा रहा है आपका सीएस है, एडमिन में आपका ब्रांच दिखा रहा है आपने लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ है, तो डेटा मेरा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। कि ब्रांच वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें उसका ब्रांच सीएस दिखा रहा है, लेकिन एडमिन ब्लॉक में उसका अभी भी क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया, इसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप कॉपीज बनाएंगे,
ठीक है। अगर हम डीबी में सपोज यूज करते हैं तो मेरा डेटा एक ही जगह स्टोर रहेगा सेंट्रली, और उसको एडमिन वाला यूजर भी यूज करेगा और उसी को आपके डिपार्टमेंट वाले इंचार्जेस भी सेम डेटा यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो डेटा जो रहता है मेरा रहता है सेंट्रलाइज्ड डेटा, एक ही जगह डेटा स्टोर रहेगा। तो एक ही जगह डेटा स्टोर है तो एक ही जगह इंफॉर्मेशन मेंटेन की गई है, तो अगर कोई डेटा चेंज भी हो रही है तो वो डेटा मेरा एक ही जगह रहेगा, ये भी सेम डेटा एक्सेस करेंगे, ये भी सेम डेटा एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगर आप कॉपीज बना रहे हैं तब मेरा डेटा रिडंडेंसी भी आ सकता है, मेरा डेटा इनकंसिस्टेंसी भी आएगा। क्लियर है? चलिए थर्ड आ जाते हैं, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। ठीक है, ये आपका था सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड, व्हिच इज डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अब आपने प्रोग्राम बनाया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने सपोज सी प्लस प्लस में या जावा में फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, तो अब आपको जो भी डेटा आपको एक्सेस कराना है, ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए आपको उसके लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि ये मेरा डेटा रिट्राइव का है, ये मेरा डेटा इंसर्शन का है, ये मेरा डेटा अपडेशन का है। ठीक है, अब उस डेटा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ डेटा एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, मुझे चेंजेस करना है कि मेरे को पहले जो मैंने नेम स्टोर किए थे, ठीक है, वो नेम मैंने 20 कैरेक्टर्स तक रखे थे। मेरा प्रोग्राम 20 कैरेक्टर्स के लिए बना था, अब मुझे 25 कैरेक्टर्स चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट इंस्टोर दिनेश कुमार भावनानी इन माय नेम बिकॉज इट कंटेन्स 21 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो 21 कैरेक्टर्स हो गए तो मैं उसको स्टोर नहीं कर पा रहा था, तो मुझे इसको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ी। इंक्रीज करने के लिए मुझे प्रोग्राम में अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो जो पुराने डेटा है वो डेटा मेरे कैसे स्टोर होते हैं, 1 बाय 1 स्टोर होते हैं। ये फाइल है मेरी, सपोज पहला रिकॉर्ड यहां से लेकर यहां तक स्टोर हुआ, फिर दूसरा रिकॉर्ड यहां से लेकर यहां तक स्टोर हुआ, फिर तीसरा रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। अगर मैं इनकी लेंथ यहाँ जो इस रिकॉर्ड में एक फील्ड की अगर मेरी ये वैल्यू है, दूसरे फील्ड की वैल्यू ये है, तो इस फील्ड को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास वहां पर क्या होना चाहिए, स्पेस भी तो होना चाहिए। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डीएलोकेट करेंगे, एलोकेट करेंगे आखिरी में, फिर से उसकी वैल्यू पढ़ाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसके पीछे लगाएंगे। ये आपने ओएस में पढ़ा होगा, है ना? तो ये जो चीजें हैं डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, एक तो चीज है कि आप मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे ढंग से, बहुत इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक्सेस करवानी है, एक्सेस कराने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर जो जीयूआई मैंने बनाया है या जो मैंने मॉड्यूल बनाया है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे निकालना है डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम्स whose attendance is greater than 80, ठीक है, तब 80% से ग्रेटर वाले स्टूडेंट के नेम निकालने का एक मैंने मॉडल बनाया है, उससे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। अब कल को मुझे वो चेंज करना है कि ग्रेटर देन 40% का निकालिए। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो मैंने वहां पे वेरिएबल दिया हुआ कि इतने परसेंट से ग्रेटर वाला निकालो तो वो मैनेज हो जाएगा, इसमें उसी एक ही मॉडल से हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो मुझे फिर से मॉडल बनाना पड़ेगा। क्लियर है? प्लस अगर मैंने वेरिएबल दिया भी है तो मैंने क्या किया, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन, और एक वेरिएबल दे दिया कि इस वेरिएबल की वैल्यू से ग्रेटर वाला निकाल दो। अब मुझे बिटवीन वाला चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट के नेम बताओ जिनका अटेंडेंस 70% से 80% के बीच में है। तो फिर से मेरा जो है जो सिस्टम है उसको फिर से मुझे कोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की वी हैव टू डेवलप ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। जबकि डेटाबेस में क्या होता है, आप सिर्फ क्वेरी लगाएंगे, एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे, जो भी एसक्यूएल क्वेरी का आउटपुट आएगा, इस टाइप की क्वेरी होगी, वैसा आउटपुट आपको क्या करेगा, वो जनरेट करके दे देगा। So it is easy to access through DBMS, but it is difficult in accessing from file processing system. Next problem देखते हैं, fourth. The fourth problem is data isolation. ठीक है, अब डेटा आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है एक डेटा। अब कुछ डेटा मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल
मैं लेता हूं स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। अब स्टूडेंट डेटाबेस में मेरे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर है, उनका अटेंडेंस रिकॉर्ड एक जगह स्टोर है, उनके मार्क्स एक जगह स्टोर है, सिटी मार्क्स बोल दिया जाए, ठीक है। अब उनका एक्स्ट्रा कुरिकुलर या को कुरिकुलर एक्टिविटीज का जो डेटा है वो अलग जगह स्टोर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है उसकी मुझे सारी डिटेल चाहिए, तो मुझे क्या करना है, आइसोलेट करना है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा। दैट मींस आई नीड टू क्रिएट वन रिपोर्ट। Here I need to create a report about a student whose basic details from student info, attendance detail from attendance, city marks detail from city marks, and और sports और extracurricular और co-curricular activities from last 5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा क्योंकि मेरा स्कैटर्ड है वेरियस फाइल्स में, एंड फाइल्स में भी डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट तो ये हो सकता है टेक्स्ट फाइल हो, ये हो सकता है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल हो, ये हो सकती है आपकी एक्सेल फाइल हो, ठीक है, ये आपकी हो सकती है कि आपकी बाइनरी फाइल हो। तो अलग अलग फाइल है, मुझे हर फाइल के लिए अलग से कोडिंग करनी पड़ेगी। टेक्स्ट फाइल को रीड करना है, फिर डॉक्यूमेंट फाइल को रीड करना है, फिर इसकी वैल्यूज को मैच करना है, फिर सिटी मार्क्स को रीड करना है, एक्सेल फाइल है उसको रीड करना अलग तकलीफ है, फिर उससे मैच करना है, फिर लास्ट जो बाइनरी फाइल है उसको रीड करना है, उससे अलग मैच करना है। सो इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट वन डेटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, बट इन DBMS because all the data are stored in table format, ठीक है, so we need to join those tables and create report for that particular data. So it is easier in database management system, but it is difficult to isolate data from file processing system, ठीक है, so it is difficult in file processing system. Clear है? यहां तक किसी को डाउट? Any doubt? No, sir. स्पीड ठीक है? Yes, sir. फिफ्थ प्रॉब्लम इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इंटीग्रिटी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि अब हम जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मींस रूल्स। डेटा के ऊपर कुछ हमने क्या किया, रूल डिफाइन किया है, ठीक है। रूल मींस कि मुझे क्या करना है, जो भी हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो या कुछ पर्टिकुलर साइज हो या वो पर्टिकुलर कुछ उसमें, जैसे मुझे यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना है कि मेरा डेटा जो है यूनिक होना चाहिए, या मेरा एक पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर रेंज तक ही होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट जब मैं आप लगाता हूँ तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो द डेटा values stored in the database must satisfy certain types of consistency constraints. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, the balance of an account may never fall below a prescribed limit, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके नीचे आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये एक रूल बनाया जाता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। जैसे आपने सेविंग अकाउंट खोला है तो मिनिमम आपको 5,000 या 3,000 आपको डेटा जो है मेंटेन करना ही पड़ता है। तो ये क्या हो गया, एक कंस्ट्रेंट हो गया। तो अब ये कंस्ट्रेंट के लिए मुझे फाइल मैनेजर में क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर यूनिक वैल्यूज देनी है उसके लिए प्रोग्रामिंग बनी, एक एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि बिफोर इंसर्टिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी फाइल और नॉट। अगर वो एग्जिस्ट है तो मैं इंसर्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं है तो मैं इंसर्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर चीज के लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, हर चीज के लिए मुझे प्रोग्रामिंग करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी उसकी, है ना। जितना ज्यादा आप चेकिंग करेंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उसकी। सो दिस इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इन DBMS एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ database or tables
आप क्या करते हैं, ये सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आप क्या करते हैं, बता देते हैं कि कौन सा कॉलम की क्या रेंज होगी, क्या डेटा टाइप कंटेन करेगा, क्या वो प्राइमरी की होगा, क्या वो फॉरेन की होगा, क्या वो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में होगा, क्या वो यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, क्या वो कोई डिफॉल्ट वैल्यू कंटेन करेगा। तो ये सब क्या हो गया, हमारे कंस्ट्रेंट्स है जो हम आगे चल के सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो डीबीएमएस में हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स को डायरेक्टली हमने टेबल में हम अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम मुझे सी और सी में प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उस कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने के लिए। और उस अप्लाई करने के लिए अगर मैंने कुछ कोड कर भी दिया, मान लो मैंने प्रोग्राम बना लिया कि ये पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे, आगे चल के अगर मुझे उस कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करना है, मेरा पूरा प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास क्वेरी है, ठीक है, आपके पास एक अल्टर क्वेरी है, उस अल्टर क्वेरी से आपने क्या कर दिया, उस कंस्ट्रेंट को आपने मॉडिफाई कर दिया कि अब मेरा प्राइमरी की ये कॉलम ना होके ये काम हो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, टेबल को अल्टर कर दिया, टेबल को अल्टर करते ही आपको चेंजेस हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे आपको पूरा प्रोग्राम ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस इज वन ड्रॉबैक ऑफ योर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। Again, this is sixth problem is atomicity problem. अब एटॉमिसिटी प्रॉब्लम पहला समझते हैं। एटॉमिक होना चाहिए आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन आपने सुना होगा जब आप बैंकिंग जाते हैं या कोई भी बैंकिंग सिस्टम में आप करते हैं, तो उसको एक भी आपने एक्सेस किया या आपने एक भी इंसर्ट या अपडेट या डिलीट किया, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। आपने अगर पैसा निकाला, विड्रॉ किया एटीएम से, आपने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया। अगर आपने पैसे जमा किया, आजकल एटीएम में पैसा भी जमा होता है, आपने जमा किया, विच इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये एटॉमिक होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक में या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए या तो एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना, ठीक है। तो इसको समझते हैं। ये एग्जांपल दिया हुआ मैंने, देखिए एटॉमिक प्रॉब्लम में मेरे पास दो अकाउंट है, एक अकाउंट है ए, एक अकाउंट है बी। अकाउंट ए का बैलेंस क्या है 1000, बी का बैलेंस क्या है 2000। तो इन माय डेटाबेस वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 3000, ठीक है। डेटाबेस में a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3000 है। अब मैंने क्या किया, आई वांट टू ट्रांसफर 100 rupees from B to A, ठीक है। मुझे अकाउंट बी से अकाउंट ए में 100 रुपीज ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं ये लिखूंगा a इक्वल्स टू a प्लस 100, b इक्वल्स टू b माइनस 100, या तो फिर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा b इक्वल्स टू b माइनस 100, a इक्वल्स टू a प्लस 100। दो ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि या तो मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूं, या तो मैं मतलब या तो पहले a में प्लस करूं b में माइनस करूं, या तो b में पहले माइनस करूं a में प्लस करूं। क्लियर है? अगर ये सक्सेसफुली एग्जिस्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन, या फिर ये ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू a प्लस 100, a की वैल्यू 1000 थी, ये हो जाएगी 1100, b की वैल्यू 2000 थी, तो मैंने b इक्वल्स टू b माइनस 100 किया है, तो ये हो जाएगा 1900। वैल्यू ऑफ a प्लस b इज स्टिल 3000। So A plus B before the transaction, that is equals to A plus B after the transaction. तो ये मेरी क्या हुई, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। यहां से मैंने पैसा ऐड किया, यहां मैंने पैसा निकाल दिया, ठीक है। एक जगह क्रेडिट किया, एक जगह मैंने डेबिट किया, तो ये मेरा जो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी अभी फुलफिल कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज these operations are atomic. Atomic means
या तो पूरे के पूरे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए या तो एक भी परफॉर्म ना हो। क्लियर है? अब इसका देखते हैं प्रॉब्लम वाला पार्ट कि ये जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किए थे a is equals to a plus 100, b is equals to b minus 100, इसमें से ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट हो रहा था कि मेरा फेलर ऑकर आ गया, इस लाइन के पहले फेलर ऑकर आ गया तो ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो a की वैल्यू क्या हो गई, a is equals to a plus 100, 1000 से हो गई 1100, लेकिन b की वैल्यू 2000 थी, वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होती, 2000 ही रही, तो a प्लस b मेरी क्या हो गई, 3100 हो गई, जबकि a प्लस b पहले क्या था 3000। तो इसमें क्या हो गया, मेरा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट डेटा हो गया कि वैल्यू ऑफ a प्लस b मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया है अकाउंट a से अकाउंट b, उधर b से a, तो b से अगर मैंने ट्रांसफर किया है एक जगह तो मैंने क्रेडिट कर दिया लेकिन दूसरी जगह से मैंने डेबिट नहीं किया, डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब है कि बैंक वाले को नुकसान हो गया 100 रुपए का, क्योंकि उसने a में तो चढ़ा दिया लेकिन b में से माइनस ही नहीं किए। सो दिस इज माय इनकंसिस्टेंट स्टेट। क्लियर है? एज एन सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो ऑपरेशन था पहले मैंने b में माइनस कर रहा था फिर a में प्लस कर रहा था, ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, यहाँ फेलर ऑकर, तो b में से माइनस कर दिया तो ये 2000 से हो गया 1900, लेकिन ये क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये 1000 का 1000 ही रहा। तो अब वैल्यू क्या हो गई 2900, जबकि पहले क्या थी 3000। अगेन दिस इज माय इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, कस्टमर को नुकसान हो गया क्योंकि कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकल गए लेकिन दूसरे कस्टमर को उसने क्रेडिट ही नहीं किया। क्लियर है? तो ये दो मेरे क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट स्टेट है। तो दिस इज माय एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम स्टेट्स दैट कि आफ्टर फेलियर मेरा क्या होना चाहिए, डेटा मेरा रिस्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिसिटी प्रॉब्लम मतलब या तो पूरे के पूरे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएं या तो एक भी परफॉर्म नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ फेलियर या तो दोनों परफॉर्म हो जाना चाहिए या तो मेरा एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये मेरा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में करना मुश्किल है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसको क्या करते हैं, थ्रू प्रोटोकॉल्स हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन कमिट होता है तभी सारे चीजें सेव करता है, अगर वो कमिट नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो रोल बैक हो जाता है, जितनी भी चीजें थी वो पुरानी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस चीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट में। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम और इसके नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आई थिंक दिस इज माय 7th प्रॉब्लम। So seventh problem is concurrent access anomalies. तो concurrent access, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक डेटाबेस है उसको दो यूजर एक साथ एक्सेस करना है ना, तो इसी को बोलते हैं हम concurrent access। ये मेरा डेटाबेस है और ये दो मेरे यूजर्स हैं। तो एक ही डेटा को एट ए टाइम दो लोग अगर एक्सेस करेंगे तो उसको बोलते हैं एनोमली, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली। तो ये अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अगर मैंने कॉन्करेंट एग्जीक्यूट किया तो कई बार आप देखेंगे अगर आप एफटीपी साइट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, है ना, एक ही फाइल को बहुत लोग डाउनलोड करते रहते हैं, एक ही फाइल है जो कहीं सर्वर में होस्टेड है और मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम उस फाइल क्या करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है, कई बार वो फाइल करप्ट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का कि आपने एक बना के दे दिया है फाइल, उस फाइल को मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस करने दे दिया है, तो मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम सेम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेम फाइल एक्सेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एनोमली आ सकती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर ये एनोमली आती है कि एक ही डेटाबेस को दो यूजर एट टाइम सेम टाइम में एक्सेस करते हैं, तो इनके लिए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं। क्लियर है? ये भी हम पढ़ेंगे जब हम फिफ्थ यूनिट में आएंगे।
ये एग्जांपल था, चलिए एग्जांपल देखते हैं। दो यूजर मेरे पास ए और बी, ठीक है, दोनों के पास एक ही अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट। क्लियर है? ज्वाइंट अकाउंट मतलब एक ही अकाउंट है, डेटाबेस में एक ही वैल्यू है जिसको ए भी एक्सेस कर सकता है और बी भी एक्सेस कर सकता है। इसके पास भी एटीएम है, इसके पास भी एटीएम है ना, दोनों पैसा निकाल सकते हैं और दोनों में बैलेंस क्या रखा हुआ है, 1000। ठीक है, अब दोनों में हो गया झगड़ा, ठीक है, दोनों झगड़ लिए, झगड़ने के बाद दोनों एक दूसरे को पहले तो एक आध दो झापड़ मार दिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों भाग रहे हैं एटीएम मशीन। तो ये भाग रहा है एक डायरेक्शन में, ये भाग रहा है दूसरे डायरेक्शन में। हो सकता है कि इसको पहले एटीएम मिल जाए, तो ये क्या करेगा, 1000 निकाल लेगा बाय राइटिंग a इक्वल्स टू a माइनस 1000, जितना बैलेंस था उसने निकाल दिया। फिर ये जा रहा है एटीएम में, ये जब कार्ड इंसर्ट करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वैल्यू अपडेट कर दिया, बैलेंस कुछ बचा ही नहीं, जीरो बैलेंस, ये नहीं निकाल पाएगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि ये पहले पहुंच गया, इसने पैसा निकाल लिया, तो अब ये बाद में पहुंचा तो ये नहीं निकाल पाएगा। क्लियर है? अब सपोज करो कि दोनों दौड़े अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों को एटीएम मिल गया और दोनों एट द सेम टाइम एटीएम कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। किसका निकलेगा, ए का कि बी का? सर ये रेस कंडीशन हो जाएगा फिर। हाँ, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। तो इसके लिए अगेन क्या होता है, प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं कि इसका निकलना चाहिए, किसका निकलना चाहिए। ये भी हम देखेंगे जब हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है यहाँ पे? चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 8th प्रॉब्लम व्हिच इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा मेन गोल जो था हमारा वो क्या था, सिक्योरिटी था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हम प्रोवाइड ना करें। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, आपने टेक्स्ट फाइल बनाई है .txt, उसका आपने एक फाइल बनाई है, वो फाइल को आप डायरेक्टली पेन ड्राइव में ले जाके कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्या उस डेटा में स्टोर है। अगर आपको डेटा का एक्सेस मिल गया कहीं से कि ये टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर है स्टूडेंट, तो आप चेंज कर सकते हैं उसकी, तो अटेंडेंस चेंज कर दिया आपने, 100% कर दिया उसका। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इसमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप ओरेकल एक्सेस करेंगे तो ओरेकल में पता ही नहीं आपको डेटा कहाँ स्टोर है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप ओरेकल के क्लाइंट से आपने विद यूजर नेम एंड पासवर्ड इंटर करके जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक आप अपने डेटा को एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये देखेंगे जब हम लैब में एग्जीक्यूट करेंगे, तो बिना यूजर नेम पासवर्ड के मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी फाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जबकि डेटाबेस में कुछ हद तक वो कम है। क्लियर है? तो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। किसी को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? एनी डाउट? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. स्पीड ठीक है? Yes, sir. आपके सीनियर लोगों को तो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मैं स्पीड ठीक है ना? हालांकि मैंने इस पैनल में पहली बार पढ़ाया है, तो इसमें अभी तक लैपटॉप में पढ़ा रहा था। ठीक है ना स्पीड? Yes, sir. यस सर। नोट्स आपको मैं दे दूंगा और बुक्स के लिंक भी दे दूंगा आपको मैं, आप डाउनलोड कर लेंगे। आज आपको मैं एक मूडल का लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? और अगर किसी को रिवाइज करना हो ये सब टॉपिक, तो मैं अपने YouTube का भी एक लिंक दे दूंगा, वहां पे रिकॉर्डेड पहले से रखा हुआ है। ठीक है, अभी रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं क्योंकि अब बंद कर दिया है गूगल शीट ने रिकॉर्डिंग फीचर। क्लियर है? चलिए तो फटाफट अटेंडेंस दे देंगे।
रोल नंबर पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए रोल नंबर 1, Present, sir. रोल नंबर 2, Present, sir. रोल नंबर 3, Present, sir. 4, 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11, 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, 19, Present, sir. 20, 21, Present, sir. 22, 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 28, Present, sir. 29, 30, Present, sir. 31, 32, 33, Present, sir. Present, sir. 33. 35,